अब मेरा ध्यान सुनो, तुम्हें याद होगा कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर बहुत सारे चार्ज हुआ करते थे Q1 Q2 Qn, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास गॉस थ्योरम थी। नहीं आया समझ? अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस किसी क्लोज सरफेस में एनक्लोज्ड हुआ करते थे, तो उनकी वजह से अगर कहीं पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती थी, तो या तो हमारे पास वही तरीका था बिल्कुल लेमन टाइप का कि सब अलग अलग चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पॉइंट पी के ऊपर, और उसके बाद उन सबका वेक्टर सम करो, उसके बाद आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। याद है कि नहीं? फिर गॉसेस थ्योरम आया, वैसे तो गाउस बोलते हैं उसको, मगर फिर भी गॉसेस थ्योरम आया। उसने एक सिंपल फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। तो इससे E डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q नेट डिवाइडेड बाय ε0। याद है कुछ? बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, दूसरा करंट कैरिंग वायर ऐसे है, तीसरा करंट कैरिंग वायर ऐसे है, और ये बहुत सारे करंट कैरिंग वायर की वजह से आपको P वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एक तरीका तो सिंपल है साहब कि अलग अलग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो और उन सबका वेक्टर सम कर दो और काम खत्म। तो याद है कि नहीं? सारे वायर की वजह से अलग अलग क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड, और उनका वेक्टर सम कर लो और काम खत्म। एक तरीका और भी है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। अभी सिर्फ इसको देखो, समझो मत इसको, इसको देखो, देख रहे हो? वहां पर E डॉट ds था, यहां पर B डॉट dl है, वहां पर नेट चार्ज था, यहां पर नेट करंट है। तो जिस तरह से गॉस थ्योरम नेट चार्ज और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, बिल्कुल वैसे ही एम्पियर सर्किट लॉ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट, सॉरी नॉट नेट मैग्नेटिक फील्ड और नेट करंट के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गॉस थ्योरम है मैग्नेटिज्म का, नहीं, ये गॉस थ्योरम नहीं है, मगर गॉस थ्योरम की तरह से काम करता है। तो जो रोल गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, वही रोल एम्पियर सर्किट रोल का मैग्नेटिज्म में है। जिस तरह से गॉस थ्योरम नेट चार्ज और नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, बिल्कुल वैसे ही एम्पियर सर्किट लॉ नेट मैग्नेटिक फील्ड और नेट करंट के बीच में एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है? इसको बोलते हैं हम एम्पियर सर्किटल लॉ। वहां कहते थे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। याद है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर ds था, देखो ध्यान से, यहां पर ds है, तो ds पूरी सरफेस का छोटा सा एरिया है ds। तो ये सरफेस इंटीग्रल होगा। यहां पर जो ये क्लोज सरफेस का सिंबल बनाया है, ये गोला बनाया है ना इंटीग्रेशन के साइन पर, ये क्लोज सरफेस का सिंबल हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। बिल्कुल वैसे ही यहां पर ये B डॉट dl है, तो ये सरफेस इंटीग्रल नहीं है, ये लाइन इंटीग्रल है। क्या है ये? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज विद इन द क्लोज सरफेस, नहीं है विद इन द क्लोज लूप। सरफेस तो 3D होती है और लूप 2D होता है। डीएल को इंटीग्रेट करने से लंबाई आएगी, एरिया नहीं आएगा। डीएस को इंटीग्रेट करने से एरिया आएगा, लंबाई नहीं आएगी। तो वो सरफेस इंटीग्रल था, ये लाइन इंटीग्रल है। क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये समझ लो, एक तरह से हम गॉस थ्योरम मैग्नेटिज्म में नहीं पढ़ रहे हैं, गॉस थ्योरम की तरह से जो थ्योरम काम करती है, जो लॉ काम करता है, उसको पढ़ रहे हैं। किसमें? मैग्नेटिज्म के अंदर। ये दो अलग अलग बातें हैं।
रोल जो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ का वो वही है जो गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि ये गॉस थ्योरम है मैग्नेटिज्म में, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों के रोल बराबर है। ठीक है, ठीक, तो डाल लो हेडिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field around a closed loop, around a closed surface नहीं, around a closed loop, स्लैश करके कर्व, लूप भी बोल सकते हो, कर्व भी बोल सकते हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज्ड कर्व या लूप is mu naught times the net current enclosed mu naught times the net current enclosed within the loop, the net current enclosed within the loop। ठीक है, ठीक, जैसे देख लो ध्यान से, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, अच्छी बात। इस पॉइंट पी को देखो, ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, कुछ दूरी पर है, किससे, वायर से। अगर मैं एक पी से पास होता हुआ एक क्लोज लूप ले लूं, तो क्या इस पीले वाले लूप के अंदर करंट एनक्लोज हो गया? बिल्कुल हो गया। इस पॉइंट पी की दूरी जो थी वो आर थी, हाँ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी पी से कितनी हो गई, आर। तो जो लूप का रेडियस है वो भी कितना हो जाएगा, आर। अब जरा देखो कि अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं तो इस थंब रूल की मदद से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर होगा, तो आंसर है बोर्ड के अंदर की तरफ होगा। बोलो हाँ कि ना, बोर्ड के अंदर की तरफ होगा। और मैं इस पूरे लूप का एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लेता हूं, उसकी लंबाई कितनी होगी, यहां से यहां तक डीएल, तो वो डीएल एलिमेंट भी कहां पर होगा, वो भी बोर्ड के अंदर होगा। मेरे पास दो तरीके हैं डीएल एलिमेंट को लेने के, बोर्ड के बाहर भी ले सकता हूं और बोर्ड के अंदर भी। मगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो बोर्ड के अंदर होगा, बनाया ऊपर की तरफ है मगर यह है बोर्ड के अंदर। और डीएल क्या है, इस पीले वाले लूप का छोटा सा पीस, उसका वेक्टर भी कहां पर होगा, बोर्ड के अंदर की तरफ हो गया। तो बी और डीएल में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। अरे बोलो हाँ कि ना। तो अगर मैं बोलता हूं बी डॉट डीएल, तो ये हो जाएगा बी डी एल cos 0, because dl and b are in the same direction, that is inside the board। अरे बोलो हाँ। अब क्या मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर पहले से डेरिवेशन पता है, पहले से रिजल्ट पता है कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो तो उससे आर दूर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो लिख लेते हैं हम कि वी नो दैट B इज इक्वल टू यहां पर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाई आर। ये तो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का।
इनफाइनाइट लेंथ के वायर के वजह से आर डिस्टेंस पर, यही तो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ, तो हमें पता है पहले से ही। तो मैंने अब क्या किया कि अब B की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, तो मेरे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई आर इंटू DL इंटू कॉस ऑफ 0। क्या मेरी बात समझ में आई? कॉस 0 हो जाएगा 1। हाँ, कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। अब इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I आर कॉस 0 1 सब कांस्टेंट है, तो उनको मैं ले लूंगा बाहर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई आर, और अंदर रह जाएगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? डीएल क्या है? पूरे लूप का छोटा सा पीस है। ध्यान रखना, ये करंट एलिमेंट नहीं है, ये जो लूप बनाया है, क्लोज्ड कर्व बनाया है, किसके अराउंड? करंट कैरिंग वायर के अराउंड, उसका छोटा सा पीस है। तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2 पाई आर। कितना होगा? 2 पाई आर। तो यहां पर डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो ये हमारे पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई आर, और डीएल का इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई आर। अब जरा गौर से देखो, इस आर से ये आर कट जाएगा, 2 पाई से ये 4 पाई कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो क्या यहां पर वैल्यू म्यू नॉट आई नहीं आ गई? तो लेके क्या चले थे हम लोग? बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, और आया क्या हमारे पास? म्यू नॉट आई। तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? और आई इसमें क्या है? नेट करंट, क्योंकि इसमें एक ही तो करंट पास हो रहा है, तो आई यहां पर क्या है? नेट करंट। तो लेके क्या चले? बी डॉट डीएल, और क्या निकाल लिया इससे? म्यू नॉट आई। तो क्या प्रूव हो गया इससे? इससे प्रूव हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां तो हमको मैग्नेटिक फील्ड पता थी, उसकी वैल्यू पुट करके हमने ये प्रूव कर दिया, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और कहीं पर अगर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लेके चलेंगे, तो हम वहां पर अननोन मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तो हमने प्रूव किया है कि बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई के बराबर आ गया। अब हम इसको शुरुआत से लेके चले, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ना पता हो, तो वहां पर अननोन मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते। इसलिए हमने प्रूव कर दिया एम्पियर सर्किटल लॉ को। क्या? कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप, अगर आप किसी भी क्लोज लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का इंटीग्रेशन करके उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो वो हमेशा म्यू नॉट आई के बराबर आएगा। और आई क्या होगा? जो उस क्लोज लूप के अंदर नेट करंट एनक्लोज्ड है, इसके अंदर नेट करंट आई है, इसलिए आई नेट की जगह मैंने यहां पर आई ही लिख दिया है। वरना किसी और केस के लिए आप उसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को बेटा ड्रॉ करो और जल्दी से बनाओ। हो गया साहब? देवांश पूछो बेटा। सर, सो ये एम्पियर सर्किट लॉ सिर्फ इन्फिनिट लेंथ वायर के लिए है?
ना ना, फाइनाइट लेंथ का भी होता तो हमें तो इसके अंदर जो करंट एनक्लोज है उससे मतलब है, मगर जो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड ली है वो इन्फानाइट की वजह से, इस वजह से पुट करिए क्योंकि ये इन्फानाइट वायर था। अगर फाइनाइट लेंथ का वायर होता तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही पुट की जाती। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वो भली इन्फानाइट लेंथ की वायर की वजह से हो या फाइनाइट, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वही यहाँ पुट करेंगे। चलो सर, नोट द लाइन इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड, याद है गॉस थ्योरम शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती थी सरफेस का, बस वो क्लोज होनी चाहिए थी। वैसे ही यहां पर, वैसे ही यहां पर एक क्लोज लूप सर्कुलर हो या किसी और शेप का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो लाइन इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, अपॉन द शेप of the closed path, upon the shape of the closed path, upon the shape of the closed path or the position of wires inside it, or the position of wires inside it, or the position of wires inside it, or the position of wires inside it। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और the position of wires inside it। ठीक, अब कुछ डेरिवेशंस किए जाएं। एक मेरे पास हॉलो सिलेंडर है, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ये मान लो मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस सिलेंडर का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू ए, हॉलो है ये, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है तो कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो अगर ये हॉलो है तो करंट कहां फ्लो करेगा, सिर्फ सरफेस के ऊपर, अंदर तो करंट फ्लो करेगा नहीं। अगर हॉलो चीज है तो जहां पर मटेरियल होगा वहीं तो करंट फ्लो करेगा बेटा। ठीक, तो इसमें करंट सरफेस पे फ्लो कर रहा है। ये मत सोचना कि ये आई और आई टू करंट हो जाएगा, ये मत ध्यान रखना, ये टू आई करंट नहीं होगा, ये सरफेस पर फ्लो होता हुआ करंट दिखाया गया है, इसलिए मैं इस पर आई आई दो नहीं लिख रहा, वरना कुछ दिनों बाद आप एक मैसेज करोगे फोटो खींच के कॉपी का कि सर मेरी याददाश्त चली गई है, ये टू आई क्यों लिखा हुआ है। कुछ बच्चे अपनी ही राइटिंग का फोटो खींच के भेजते हैं कि सर ये क्या लिखा है, ये तो कमाल की बात हो गई। मेरे पास ऐसे दो तीन फोटोग्राफ आते हैं, अपनी ही कॉपी में अपनी ही लिखी हुई चीज समझ में नहीं आती है, क्या सर ये क्या लिखा हुआ है, इसको फोटो खींच के भेजते हैं। सुनो ध्यान से, तो एक हमारे पास हॉलो सिलेंडर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो करंट कहां फ्लो करेगा, सिर्फ सरफेस के ऊपर।
जैसे एक हॉलो पाइप को आप गर्म करो तो हीट कहां फ्लो होके जाएगी? सरफेस के ऊपर, अंदर तो कुछ है ही नहीं उसके। और अगर सॉलिड होता तो पूरे में फ्लो करता, भाई तो हॉलो है, कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है, ठीक। अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बहुत लंबा है, इस तरह से ये लंबा है बहुत। And now you have to find out magnetic field at 3 points. One is outside the cylinder, second is on the surface, and third is inside the cylinder. और ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है। ये क्या है? इसकी सेंट्रल एक्सिस। मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो पहला पॉइंट है P1 आउटसाइड, दूसरा पॉइंट ऑन द सरफेस, और तीसरा पॉइंट है इनसाइड द सिलेंडर। ये कुछ कुछ वैसा है जैसे आपने गॉस थ्योरम के अंदर एक हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करी थी। जब मैंने आपसे बोल दिया कि एक तरह से क्या है ये, जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम का है वही रोल मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्किटल लॉ का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गॉस थ्योरम पढ़ा रहा हूं मैं मैग्नेटिज्म में, नहीं, रोल वही है। अब 3 पॉइंट्स आपके पास हैं जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट। क्या मेरी बातें समझ में आ रही? तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, याद करो गॉस थ्योरम उस पॉइंट से पास होता हुआ क्लोज सरफेस ड्रॉ करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर जिस पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना है क्या मैग्नेटिक फील्ड, में वहां से पास होता हुआ एक एम्पियर लूप ड्रॉ करूंगा। वहां था गॉसियन सरफेस, यहां पर एम्पियर लूप। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैंने यहां से पास होता हुआ एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर लिया। ये मुझसे क्या ड्रॉ हो गया? क्या मेरी बात समझ में आई? ये मैंने ऐसे पास होता हुआ एक लूप ड्रॉ कर लिया। इतना गंदा ड्रॉ किया, समझ लो, ऐसा ही है, सही, ठीक है। तो मैंने उस पॉइंट से P1 पॉइंट से पास होता हुआ एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर लिया और इसकी दूरी यहां से लेके यहां तक हो गई R। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, जिस पॉइंट पर हमको निकालनी है क्या मैग्नेटिक फील्ड, हमने वहां से पास होता हुआ एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर दिया। तो ये व्हाइट वाला जो लूप आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट वाला लूप वास्तव में एम्पियर लूप कहलाएगा। इसका रेडियस कितना है? आर। आर वास्तव में दूरी है वायर के एक्सिस से लेके और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, ठीक है। इस वायर में करंट कहां फ्लो कर रहा है? ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर होगा? बोर्ड के अंदर की तरफ। और जो डीएल होगा, इस पूरी बड़ी सी लेंथ का छोटा सा एलिमेंट, वो भी कहां पर होगा? बोर्ड के अंदर की तरफ। वो भी कहां पर होगा? बोर्ड के अंदर की तरफ। तो अगर मैं यहां पे लगाता हूं फॉर पॉइंट P1, तो मैं बोलूंगा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। बी और डीएल में कितना एंगल हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो इस एम्पियर लूप में सारा करंट एनक्लोज हो रहा है, क्योंकि ये लूप बाहर से बनाया गया है, किसके? वायर के। जितना भी करंट इसके अंदर है वो सारा इसी में तो एनक्लोज हो रहा है। इसलिए नेट करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेट करंट की वैल्यू आई आ जाएगी। करिश्मा बेटा मान जाओ, इतनी आसान चीज नहीं है। जैक एंड जिल वेंट अप द, फिल द ब्लैंक आएगा, हिल लिखना होगा उसके अंदर, ऐसा नहीं है बेटा, कठिन है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो पढ़ाई के, सब लोग ऐसे मत देखो बेटा यहाँ पे, तो घर कैसे चलती रहेगी बेटा जिंदगी में। मैं अपना दरवाजा खोलूं, मेरा बेटा आ जाएगा, सब ये नोच के ले जाएगा बोर्ड वोर्ड सारा यहाँ से। बड़ी मुश्किल से पढ़ा पाता हूँ घर पे। जैसी रात को बैच खत्म होते हैं, इस पर आके तो चित्रकारी करता है वो। अगर दरवाजा खुला मिल जाए तो ऐसी चित्रकारी करेगा इसके ऊपर कि आप भी खुश हो जाए। लाइट वाइट सब लाता है, तो उसको बंद कर रखा है बाहर। ऐसी शांति वाला कोई जगह देखो जहां पर चैन से बैठ पाओ। कहीं बैठ सकते हो,
छत के ऊपर, टीले के ऊपर, जीने के नीचे जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, छुप के किसी कबर्ड में बैठ जाओ, मगर अलग से बैठो बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? म्यू नॉट आई के बराबर हो गया। तो क्या इसमें करंट एनक्लोज आई है? हाँ, इसमें करंट एनक्लोज आई है, क्योंकि ये लूप जो बनाया गया है वो सिलेंडर के बाहर से ड्रॉ किया गया है, इसमें सारा का सारा करंट इसी के अंदर एनक्लोज हो जाएगा। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मैग्नेटिक फील्ड मुझको निकालनी है, उसको तो मैंने ले लिया बाहर और डीएल छोड़ दिया अंदर, और ये आ गया मेरे पास म्यू नॉट आई। डीएल क्या है? उस बड़े से एम्पियर लूप का छोटा सा हिस्सा। तो पूरा कितना होगा? 2 पाई आर। तो यहां पर आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई देखने की आदत है। बोलो हाँ कि ना? नीचे ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाई आर। यही तो आएगा। मगर ये क्या? ये तो एक इनफाइनाइट कंडक्टर का फॉर्मूला आ गया। याद करो, गॉस थ्योरम में जब किसी स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो सारे चार्ज को सेंटर पर रखा मान लिया था। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं इस हॉलो कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, मैं इस हॉलो कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं कंडक्टर से बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही आया है कि मान लो सारा करंट जो है उसकी सरफेस से पास ना होके सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा हो। बोलो हाँ कि ना? तो क्या वही रिजल्ट मिल रहे हैं हमको? बिल्कुल मिल रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी बुद्धिमान है तुरंत समझ जाएंगे कि जब मैं सरफेस पर निकालूंगा तब भी सारा करंट सेंटर से पास करता हुआ मान सकूंगा, और अगर मैं अंदर आ जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगी। याद है कि नहीं? क्योंकि इंटरनल वाले पॉइंट पे वहां पर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ था, और इंटरनल वाले पॉइंट पे यहां पे कोई करंट एनक्लोज। कोई कठिन बात है ये? कोई नहीं। मगर अगर आप इसे रिलेट करके देखते हैं किसके साथ? गॉस थ्योरम के साथ, तो बिल्कुल कोई कठिन बात नहीं। और एक नया आर्टिकल समझ के करते हो तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली वही आई है जितना कि आती अगर सारे करंट को इस सिलेंडर के एक्सिस से पास कराया जाता। तो किसी भी हॉलो सिलेंडर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके बाहर एग्जैक्टली वही होती कि मान लो सारा करंट उस सिलेंडर के एक्सिस से पास हो रहा हो। बी की वैल्यू वही आई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ओवर आर, जबकि आर क्या है? एक्सिस से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई बेटा? ठीक, फटाफट नोट कर लो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना लो और बाकी नोट कर लो। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चाहिए था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ओवर आर आ गया। ध्यान रखना, सीबीएसई में से और आईएससी में से हट गए हैं क्या? गॉस थ्योरम हट गई है। कौन सी वाली? मेटालिक स्फीयर की वजह से फील्ड निकाली थी बाहर, वो अब हट चुकी है, सिलेबस में नहीं है इस साल आपके। हमने कर ली थी क्योंकि हमारे पास सिलेबस नहीं था पहले, याद है कि नहीं? मगर अब वो आपको करनी नहीं है, मैं करा दिए एक्स्ट्रा। आपको अब नहीं करनी, वो सिलेबस में हटा दी गई है इस बार। मैंने आपको भेजा डिलीटेड सिलेबस, याद है? कुछ ग्रुप में आया था, कुछ याद ही नहीं है, सब ऐसे चल रहा है कुछ काम। करना क्यों, सब याद दिला देंगे जगह समय समय पर। बेटा उठ जाओ, बेटा पेपर दे के आओ, सब याद दिला दूंगा मैं। ठीक, लिख लो एक लाइन, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज इफ, and this magnetic field is same as if the entire current is passing through the axis of the cylinder, as if the entire current is passing through
as if the entire current is passing through the axis of the cylinder. ठीक है? अब पॉइंट P2 आता है. Second case for point P2. For point P2. तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वहां से पास होता हो एम्पियर लूप ड्रॉ करोगे. बोलो हाँ कि ना? तो आपने यहां से पास होता हो इस तरह से एम्पियर लूप ड्रॉ कर लिया, जिस केस में आर की वैल्यू एग्जैक्टली ए के बराबर हो जाएगी. इस केस में आर और ए एक ही होगा. नहीं देखो बड़ा प्रयत्न. आर और ए कैसे हो जाएंगे इस केस में? एक ही हो जाएंगे सब. बोलो हाँ कि ना? राइट हैंड थंब रूल से अगर इसमें करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, इस पूरे सिलेंडर में करंट अगर ऊपर फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आएगी? बोर्ड के अंदर की तरफ. तो बोर्ड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी. और इस छोटे से लूप का जो छोटा डीएल होगा वो भी कहां पे आएगा? डीएल बोर्ड के अंदर ही आएगा. यहां भी बी और डीएल में कितना एंगल हो गया साहब? 0. तो यहां लगाया आपने बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट. लूप जो बनाया जाता है वो सिलेंडर को टच करते हुए बनाया गया है. सिलेंडर उसके अंदर ही तो आएगा. जैसे आम के ऊपर मक्खी बैठी हुई है और आपने हाथ से ढक लिया, तो मक्खी कहां पर है? हाथ के नीचे और आम के बाहर. बोलो हाँ कि ना? तो सरफेस पर बैठी हुई चीज के अराउंड अगर लूप बनाओगे तो लूप के अंदर तो करंट आएगा. तो यहां भी नेट करंट 0 नहीं होगा, यहां पे नेट करंट आई होगा. अरे बोलना पड़ेगा हाँ. तो यहां पर आएगा बी डी एल कॉस ऑफ 0 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आएगा. कॉस 0 तो कॉस 0 1 हो जाएगा. बी और जो डीएल का इंटीग्रेशन यहां पर आएगा, यहां पर ये गोले वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? गोले वाला साइन क्लोज कर्व को इंडिकेट कर रहा है. वहां पर क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर क्लोज कर्व को इंडिकेट कर रहा है. बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां पर आएगा म्यू नॉट आई के बराबर आएगा. डीएल का इंटीग्रेशन इस केस में 2 पाई ए हो जाएगा, क्योंकि आर और ए इसमें एक ही है. तो यहां पर डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? बी इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय ए. इसमें बेटा अगर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइडेड बाय ए. ये भी एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड वही आ गई कि मान लो सारा करंट कहां से पास हो रहा है? एक्सिस से पास हो रहा है. देखा आपने? ये बिल्कुल गॉस थ्योरम जैसे डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल वही चीज है बेटा. फटाफट नोट कर लो. अच्छा बताओ, सवाल आया तीसरा 70 मार्क्स का बोर्ड्स में, कि बताओ P3 वाले पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो क्या जवाब देके आओगे उसका? ऑब्वियसली बात है 0. क्यों? P3 वाले पॉइंट से लूप पास कराओगे तो उसमें कोई करंट एनक्लोज नहीं होगा. तो एग्जैक्टली वही तो केस है हॉलो वाले. अभी देखते हैं, चलो पुट करो.
and this magnetic field is same as if the entire as if the entire current is passing through the axis of the cylinder. As if the entire current is passing through the axis of the cylinder. ठीक, हो गया साहब? चलो साहब, तीसरा अब तीसरा पॉइंट कौन सा आ गया? P3। तो लिखो फॉर पॉइंट P3। तो इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है आपको। जब यहां से पास होता हुआ लूप बनाओगे तो करंट बेटा सारा इसके में से बाहर निकल गया, बोलो हाँ कि ना? और इस केस में आर की वैल्यू जो होगी वो ए से छोटी होगी। जब यहाँ पर आप बी डॉट डीएल करोगे ना, तो यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर म्यू नॉट आई नेट में इसमें जीरो पुट कर देंगे। आई नेट वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। ये सारा करंट कहां से निकल गया? सरफेस पर होके। और ये लूप जो बना है हमारे पास पीला वाला एम्पियर लूप, ये अंदर वाले पॉइंट P3 से पास हो रहा है। इसमें कोई करंट एनक्लोज नहीं हुआ। कोई करंट अगर एनक्लोज नहीं हुआ तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? जीरो। इसमें कुछ खास नहीं करना है, स्ट्रेट इसको जीरो ही कर सकते। ठीक है साहब? magnetic field will be zero as there is no current enclosed within the loop. आई बात समझ में साहब? कोई डाउट? पक्का? ठीक। अच्छा, अब जरा याद हो तो याद कर लो, एक सॉलिड स्फीयर भी किया था हमने, इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर, जिसमें चार्ज पूरे स्फीयर में फैला हुआ था। याद आया कुछ? तो उसमें शुरू वाले दो केस एग्जैक्टली सेम रहे थे बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे वाले केस में हमने निकाला था कि पीले वाले स्फीयर में कितना चार्ज है। कुछ ऐसा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब जो हम यहाँ पे करेंगे वो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड current carrying conductor in which current is uniformly distributed throughout the cross section. Throughout
throughout the cross section। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है जिसके अंदर पूरे एरिया में से करंट पास हो रहा है, वो भी यूनिफॉर्म तरीके से, कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कहीं कम करंट नहीं है, पूरे सिलेंडर के अंदर यूनिफॉर्म तरीके से पास हो रहा है। किसी को डाउट हो तो बेटा हाथ रखे पूछ लो कुछ बात। आदित्य साहब कुछ पूछना चाहते हैं, बताओ साहब क्या कह रहे हो। हमने P1 P2 में जो डीएल लेटर लिया था वो हमने इनसाइड द बोर्ड लिया था ना। हाँ हाँ लिया था, ठीक है सर। बोर्ड के अंदर लिया था। देखो ऐसा होता है, जैसे मैं तुमसे कहूं ये एक बॉडी रखी हुई है, देखो समझो हर एक चीज फिजिक्स नहीं होती है बेटा। देखो ये एक बॉडी रखी हुई है, अब इस बॉडी ने चलना शुरू किया तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, ऐसे चली बॉडी, हाँ कि ना। मैं बोलूं नहीं गलत, ऐसे नहीं होगा बेटा, ये बॉडी ऐसे चलेगी, ये बेतुकी की बात है कि नहीं। जब मैंने कहा एक बॉडी चली तो सिंपल बॉडी को राइट चला दो यार, ये कौन सी बात है कि ऐसे घूमती हुई जाएगी वो। इफ अ बॉडी इज मूविंग तो कौन सा ज्यादा ठीक है, ये वाला कि ये वाला। तो अगर मुझे डीएल वेक्टर लेना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऐसे घूमूंगा लूप में या मैं ऐसे घूमूंगा। अरे दो ही तरीके हैं मेरे पास घूमने के लूप में, या तो क्लॉकवाइज घूमूंगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मैंने एमपीएल लूप बनाया था उसमें या तो मैं ऐसे घूमूंगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ या फिर उसके ऑपोजिट घूमूंगा। तो काय को इतना कलेश मचाओ बेटा, एक ही तरफ चल दो। इसलिए मैंने बी को और डीएल को एक ही तरफ ले लिया था। अरे बोलो भाई, अगर ऑपोजिट लूंगा तो साइन तो फर्क आएगा उसके अंदर, मॉड तो वही आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन कहां फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा। तो बी और डीएल एक ही तरफ क्यों ले लिए, उल्टा ले लो तो क्या फर्क पड़ेगा, कॉस 180 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, साइन नेगेटिव में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड तो वही आएगा, डायरेक्शन तो बाद में डिफाइन कर लेंगे राइट एंड थंब रूल से, ठीक है, घबराना नहीं है उससे। तो सुन लो भाई ध्यान से। अब क्या है साहब, ये है कि एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। क्या चल रहा है, ये एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक। अब ये सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड। और ये जो तुम देख रहे हो ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, ठीक। इसका डॉट लाइन दिखाई दे रही है आपको, सेंट्रल एक्सिस है। अब इसमें करंट, इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू ए, जो पहले भी था। मगर अब क्या है कि जो करंट है वो पूरे पाई ए स्क्वायर एरिया में से पास हो रहा है, सिर्फ सरफेस में से पास नहीं हो रहा। अगर ये हॉलो होता तो करंट की मजबूरी होती, मगर ये सॉलिड है तो इसके अंदर पूरा वॉल्यूम है तो करंट इसके अंदर से भी पास हो सकता है, बोलो हाँ कि ना। तो करंट कहां से पास हो रहा है, पूरे वॉल्यूम में से पास हो रहा है, ठीक। जो पहले दो केसेस हैं वो आसान है, वो कोई खास बड़ी बात नहीं है। पहले दो केसेस कौन कौन से, कि अगर मैं इस पॉइंट P1 पर निकालता हूं या इस पॉइंट P2 पर निकालता हूं तो ये दूरी हमारे पास R होगी और ये दूरी हमारे पास A हो जाएगी। यहां पर फील्ड निकालने के लिए मुझे लूप ये ड्रॉ करना पड़ेगा और यहां फील्ड निकालने के लिए लूप ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सॉलिड वाले जो केस हैं ये हॉलो वाले के एग्जैक्ट एक जैसे आएंगे। क्यों, वहां भी नेट करंट आई एनक्लोज होगा बड़े वाले लूप में और छोटे वाले में भी नेट करंट आई एनक्लोज होगा। क्यों, अरे चाहे मैं P1 से लूप बनाऊं चाहे वो P2 से लूप बनाऊं, पूरा सिलेंडर उसके अंदर आया कि नहीं आया। तो पूरे सिलेंडर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। तो चाहे वो P1 से बना हुआ लूप हो चाहे P2 से बना हुआ लूप हो, करंट तो कुल मिला के आई ही एनक्लोज होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा P1 वाले केस में
वो वही वही आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई r, और P2 वाले केस में आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई a। तो दोनों केस में करंट कैसे बिहेव करेगा? एज इफ द एंटायर करंट इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। बोलो हाँ कि ना? और इसमें कौन सा केस सेम नहीं आएगा? जैसे गॉस थ्योरम में अंदर वाले केस पर हॉलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, मगर सॉलिड वाले में याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड हुआ था। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? तो इसमें फर्स्ट टू केसेस में आपको ड्राइव करवाऊं दोबारा से? नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पहले आउटसाइड वाला पॉइंट और ऑन द सरफेस वाला पॉइंट के जो रिजल्ट होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे जिस जो हॉलो वाले केस में थे, और एंटायर करंट विल बिहेव एज इफ इट इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है। मगर जो इंटरनल वाला पॉइंट होगा, इंटरनल वाला पॉइंट, अगर मैं इस इंटरनल वाले पॉइंट को लूं और यहां से पास होता हुआ एक लूप इस तरह से ड्रॉ कर दूं, तो हॉलो वाले में तो इस व्हाइट कलर के लूप में कोई करंट एनक्लोज नहीं होगा, मगर यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा यूनिफॉर्मली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में करंट बटा हुआ है, तो इसमें यहां पर जीरो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? एक लाइन लिख लो, फर्स्ट टू केसेस दैट इज एट पॉइंट P1 एंड P2। First two cases, that is on point P1 and P2. First two cases, that is on point P1 and P2. Magnetic field will be same as if magnetic field will be same as if the entire current is passing through the axis of the cylinder, same as that in case of hollow cylinder। और ये B1 और BP2 की वैल्यू पुट कर लो बेटा, ये BP1 है और ये BP2 है, वैल्यू लिख लो फटाफट से। हो गया? ठीक है बेटा। तीसरा केस, इंटरनल वाला पॉइंट, और इसे करना कैसे है देखते हैं अगले एपिसोड में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? कल तो आपका टेस्ट है, ठीक।